हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रतीक IQ। आज हम लोग देखेंगे बेस्ट 2000 प्लस स्टैटिक जीके सीरीज का पार्ट 5। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के ब्राह्मण ग्रंथ है। आपके पास ऑप्शन है ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी यजुर्वेद। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण किस वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है? तो कौन से वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है? यजुर्वेद के। और ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? एक तो ऐतरेय है और एक कौशितकी है। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? एक तो ऐतरेय है और एक कौशितकी है। अब यजुर्वेद के बारे में जान लेते हैं। यजुर्वेद में यज्ञ के दौरान कर्म कांडों का उल्लेख किया गया है। यजुर्वेद में यज्ञ के दौरान कर्म कांडों का उल्लेख किया गया है। और यजुर्वेद के पुरोहित को क्या बोलते हैं? अध्वर्यु। यजुर्वेद के पुरोहित को क्या बोलते हैं? अध्वर्यु। और यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में रचित है। आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में रचित है? तो कौन सा वेद है? यजुर्वेद। यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं। यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं। एक है कृष्ण यजुर्वेद जो कि गद्य में है, और एक है शुक्ल यजुर्वेद जो कि पद्य में है। यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद जो कि गद्य में है और शुक्ल यजुर्वेद जो कि पद्य में है। अब ऋग्वेद के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और ऋग्वेद पढ़ने वालों को क्या बोलते हैं? होता। ऋग्वेद के पुरोहित को होता कहा जाता है। और ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 मंडल है। ऋग्वेद में 10 मंडल है। 1028 क्या है? सूक्त है। और 10,580 मंत्र है। 10,580 मंत्र है। ऋग्वेद में मंडल कितने हैं? 10। सूक्त कितने हैं? 1028। और मंत्र कितने हैं? 10,580। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और ऋग्वेद पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? होता कहा जाता था। ऋग्वेद के पुरोहित को होता कहा जाता था। अब बातें कुछ मंडल के बारे में देख लेते हैं। तो ऋग्वेद में जो 10 मंडल है उनमें से 2 से 7 सबसे प्राचीन है। ऋग्वेद में जो 10 मंडल है उसमें 2 से 7 सबसे प्राचीन है। 2 से 7 सबसे प्राचीन है। और पहला, 8वां, 9वां और 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया है। कौन कौन सा मंडल बाद में जोड़ा गया है? पहला, 8वां, 9वां और 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया है। और गायत्री मंत्र कौन से मंडल में है? तीसरे मंडल में है। गायत्री मंत्र तीसरे मंडल में है। 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। इस पे क्वेश्चन आता है, कौन सा मंडल ऋग्वेद का, कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? तो कौन सा मंडल है? 9वां मंडल। और 10वें मंडल में क्या है? दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। 10वें मंडल में क्या है? दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। अब आते हैं सामवेद पे। सामवेद में क्या है? यज्ञ के दौरान गाए जाने वाले गीत है। सामवेद में यज्ञ के दौरान गाए जाने वाले गीत है। मतलब सामवेद संगीत से रिलेटेड है। सामवेद में यज्ञ के दौरान गाए जाने वाले गीत है। और सामवेद पढ़ने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता था? उद्गाता। सामवेद पढ़ने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता था? उद्गाता। सामवेद में कितने मंत्र हैं? 1549। सामवेद में कितने मंत्र हैं? 1549। अब आते हैं अथर्ववेद पे। अब अथर्ववेद के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अथर्ववेद में क्या है? जादू टोना और औषधियों का वर्णन है। अथर्ववेद में क्या है? जादू टोना और औषधियों का वर्णन है। अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित क्या कहलाता था? ब्रह्मा।
अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित क्या कहलाता था? ब्रह्मा। इसमें अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कौन से वेद में कहा गया है? तो कौन से वेद में कहा गया है? अथर्ववेद में। इसमें परीक्षित का उल्लेख है। अथर्ववेद में परीक्षित का उल्लेख है। तो ये था हमारा पूरा वेद के बारे में। और एक चीज़ और, तो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को क्या कहते हैं? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को कंबाइंड करके क्या बोलते हैं? वेदायत्री। क्या बोलते हैं? वेदायत्री। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को वेदायत्री कहते हैं। अब आते क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? बौद्ध धर्म का महायान संप्रदाय किसके शासन काल में अस्तित्व में आया था? बौद्ध धर्म का महायान संप्रदाय किसके शासन काल में अस्तित्व में आया था? तो चौथे बुद्धिस्ट काउंसिल में बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था। कौन से पार्ट में? एक तो बन गया था हीनायान और दूसरा महायान। चौथे बुद्धिस्ट काउंसिल में बौद्ध धर्म क्या हुआ था? 2 भागों में बट गया था, हीनायान और महायान। हीनायान क्या होते थे? ऑर्थोडॉक्स थे, रूढ़िवादी थे। जबकि महायान क्या थे? लिबरल थे, उदारवादी थे। हीनायान क्या थे? ऑर्थोडॉक्स थे, रूढ़िवादी थे। और महायान क्या थे? लिबरल थे, उदारवादी थे। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि बौद्ध धर्म का महायान संप्रदाय किसके शासन काल में अस्तित्व में आया? तो चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? कुंडलवन में। और जिसके वहाँ पे किसका शासनकाल था उस समय कुंडलवन में? कनिष्क का। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, कनिष्क। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अब आते क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? गुफकराल प्रागैतिहासिक स्थल भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? गुफकराल प्रागैतिहासिक स्थल भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन सी कर्नाटका, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, जम्मू एंड कश्मीर में। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, जम्मू एंड कश्मीर में। अब आते क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? निम्नलिखित में से किस वेद में पुजारी ब्रह्मा है? तो मैंने बता दिया है पहले ही। कौन सा वेद है? अथर्ववेद। कौन सा वेद है? 1 मिनट। कौन सा वेद है? अथर्ववेद। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। अथर्ववेद के पुजारी को क्या कहते हैं? ब्रह्मा कहते हैं। अब बात है क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? निम्नलिखित में से कौन कनिष्क वन के दरबार में विद्वान था? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए वासुमित्र, अश्वघोष एंड परशुआ, ऑप्शन बी नागार्जुन, चरक एंड मथारा, ऑप्शन डी चरक, वासुमित्र एंड अश्वघोष, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो ये जितने भी थे ना, वो सारे कनिष्क वन के दरबार में विद्वान थे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। अब आते क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन 6 क्या है? 1 मिनट है। भारत का संविधान भारत के राज्यों को निम्नलिखित में से किसकी गारंटी देता है? भारत का संविधान भारत के राज्यों को निम्नलिखित में से किसकी गारंटी देता है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए क्षेत्रीय अखंडता, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, ऑप्शन बी सोवर्निटी, संप्रभुता,
ऑप्शन सी संघ से अलग होने का अधिकार, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो भारत का संविधान ऐसा कोई भी अधिकार किसी भी भारत के राज्य को नहीं देता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, गंगा वंश के संस्थापक कौन थे? गंगा डायनेस्टी के संस्थापक कौन थे? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए कोंकणी वर्मन, ऑप्शन बी नरसिंह देव वन, ऑप्शन सी नरसिंह वर्मन द्वितीय, ऑप्शन डी विक्रमादित्य द्वितीय। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए। गंगा वंश के संस्थापक कौन थे? कोंकणी वर्मन। अब थोड़ा देख लेते हैं नरसिंह देव वन के बारे में। नरसिंह देव वन ने क्या किया था? कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। क्या किया था इन्होंने? कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। और किस डायनेस्टी से थे? गंगा डायनेस्टी से। और कोणार्क के सूर्य मंदिर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कब किया गया था? 1984 में। कोणार्क के सूर्य मंदिर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कब किया गया था? 1984 में। अब देखते हैं नरसिंह वर्मन द्वितीय के बारे में। तो नरसिंह वर्मन द्वितीय जो थे वो पल्लव वंश के राजा थे। नरसिंह वर्मन द्वितीय कौन से वंश के राजा थे? पल्लव वंश के राजा थे। कांची का कैलाश मंदिर तथा महाबलीपुरम का सूर्य का मंदिर इन्हीं के शासनकाल में बना हुआ था। कांची का कैलाश मंदिर तथा महाबलीपुरम का सूर्य का मंदिर इनके शासनकाल में बना था। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने ही पल्लव वंश में पहली बार अपना राजदूत चीन भेजा था। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने ही पल्लव वंश में पहली बार अपना राजदूत चीन भेजा था। 10 कुमार चरित के लेखक कौन थे? दंडी, जो नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। 10 कुमार चरित के लेखक दंडी नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। अब बात है क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? मितव्ययी इंजीनियरिंग की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है। मितव्ययी इंजीनियरिंग की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए श्रम और पूंजीगत लागत को कम करके एक फर्म का लाभ बढ़ाना, ऑप्शन बी एक अच्छे और उसके उत्पादन की जटिलता और लागत को कम करना, ऑप्शन सी विज्ञान आधारित नवाचार को अपनाकर एक फर्म के लाभ में तेजी लाना, और ऑप्शन डी ग्राहक को छूट देकर ग्राहकों का आधार बढ़ाना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक अच्छे और उसके उत्पादन की जटिलता और लागत को कम करना। मितव्ययी इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है कि एक अच्छे और उसके उत्पादन की जटिलता और लागत को कम करना। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अभी हम मार्केट में फ्रिज खरीदने जाते हैं, एक तो काफ़ी कॉस्टली होता है। तो अभी कहीं के एक एंटरप्रेन्योर थे, उन्होंने बहुत सस्ते में क्या बनाया, एक फ्रिज बनाया मात्र 2000 में। मात्र 2000 में उन्होंने क्या किया, एक फ्रिज बनाया। तो उन्होंने क्या किया, एक अच्छा काम किया और लागत को कम कर दिया। इसे ही क्या बोलते हैं? मितव्ययी इंजीनियरिंग। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? निम्नलिखित में से कौन पिडमोंट पठार का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन पिडमोंट पठार का उदाहरण है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए तिब्बतन प्लेटू, ऑप्शन बी बोलिवियन प्लेटू, ऑप्शन सी मालवा प्लेटू, ऑप्शन डी लद्दाख प्लेटू। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मालवा का जो पठार है वो पिडमोंट पठार का उदाहरण है। अब आते क्वेश्चन नंबर 10 पे। निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रशांत महासागर में मेलानेशिया क्षेत्र का हिस्सा नहीं है?
निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रशांत महासागर में मेलानेशिया क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए वनुआतु, ऑप्शन बी सोलोमन आइलैंड, ऑप्शन सी फिजी, ऑप्शन डी किनबाती। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी किनबाती। अब फिजी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। फिजी की राजधानी कहाँ है? सुआ। और फिजी की करेंसी क्या है? डॉलर। और फिजी के पीएम कौन है? फिजी के पीएम कौन है? फ्रैंक बैनिमारामा। फिजी के पीएम कौन है? फ्रैंक बैनिमारामा। और वहाँ फिजी में उच्चायुक्त कौन है भारत के? सैफुल्ला खान। फिजी में उच्चायुक्त कौन है भारत के? सैफुल्ला खान। फिजी की राजधानी कहाँ है? सुआ। फिजी के पीएम कौन है? फ्रैंक बैनिमारामा। तो ये था हमारा पार्ट 5। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।